प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। पीएम मोदी ने देश के 200 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम लॉन्च करने में आईबीएम की भूमिका की सराहना। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार देगी होम आइसोलेशन की अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परिवारों को होम आइसोलेशन की शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन की मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू। लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। 18 से लेकर 55 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं शामिल। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू। लापरवाही की शिकायतों पर लखनऊ जिलाधिकारी पहुंचे सीएमओ कार्यालय। कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम ने उन्हें आईबीएम के ग्लोबल हेड नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 200 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम लॉन्च करने में आईबीएम की भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी ने आईबीएम के भारत से मजबूत संबंध और देश में इसकी व्यापक उपस्थिति पर भी बात की। वहीं आईबीएम सीईओ अरविंद कृष्ण ने प्रधानमंत्री को आईबीएम द्वारा भारत में बड़े निवेश किए जाने को लेकर जानकारी दी। गृह और सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति देगी। बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छुपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। टीम 11 की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जाए और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रत्येक दशा में की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी जनपदों में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजने के निर्देश भी दिए। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन कतिपय शर्तों के साथ इस पर विचार करने के लिए उन्होंने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों उनके अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। राज्य सरकार की ओर से हालांकि पर्याप्त बेड्स प्रत्येक L1, L2, L3 के उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ये मांग की जा रही है लोगों से कि होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए, तो उसी कड़ी में इसको जो है टेकअप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जागरूकता अभियान भी तत्काल पुनः नए सिरे से चालू करने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के सभी अधिकारी इसको तैयार कर रहे हैं और कल तक इस पर भी निर्णय जल्दी ले लिया जाएगा। सभी जिलों में जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, बृहद रूप से ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए कि चौराहों पर, सड़कों के पर, मेन रोड्स पर, जहां भी बाजार है वहां पर निरंतर कोविड से बचने का जो है रिकॉर्डेड मैसेज जरूर चलाया जाए, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोविड जो बीमारी है इससे बचने के लिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क को पहनना जरूरी है। कोरोना वायरस के संबंध में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में
कोरोना संक्रमण के 1924 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 19,137 है। अब तक 30,831 लोग कोरोना को मात देकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और प्रदेश में अब तक 1,192 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,924 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 19,137 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 30,831 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,192 की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 19,140 लोगों को भर्ती कर उनका इलाज करवाया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 4,508 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 43,401 सैंपल की जांच की गई और अब जो सैंपल्स की कुल संख्या है प्रदेश की वो आज 15 लाख पार हो गई है और अब आज कुल संख्या 15,13,827 हो गई है। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से लेकर 55 वर्ष आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा और वो कोविड-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए। परीक्षण में दिल्ली एनसीआर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनकी लीवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शामिल होने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी रखेंगे। कोरोना के वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से भी अधिक लोगों ने संपर्क किया है। 850 ईमेल और 500 से ज़्यादा मैसेज भी मिले हैं। कुछ लोगों ने कॉल करके भी संपर्क किया है। कुछ लोगों को जांच के लिए आज बुलाया गया है। जांच के बाद पहली बार में सिर्फ 5 लोगों पर ही वैक्सीन का परीक्षण होगा। इस बीच कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर कम करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम को ई-आईसीयू नाम दिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरों के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के चिकित्सक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे। अब तक 11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ई-आईसीयू का प्राथमिक उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों और उपचार के श्रेष्ठ तरीकों से सीख लेकर कोविड-19 मृत्यु दर को कम करना है। ई परामर्श सत्र लगभग 2 घंटे चलता है। इस दौरान कोविड मरीजों के प्रबंधन सहित सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। एम्स में कोवैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किए जाने के संबंध में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों फेज के ट्रायल की विस्तृत तरीके से जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि तीनों फेज में कुल 1,125 लोगों पर वैक्सीन ट्रायल किया जाएगा। पहले फेज में 375 लोगों पर यह ट्रायल होगा और पहली फेज का वैक्सीन ट्रायल 18 से 55 साल के पूरे तरीके से स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। Phase 1, it has to be done in healthy people between the age of 18 and 55 years. तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 7 लाख से भी ज्यादा मरीज इस बीच अब तक ठीक हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,86,000 मरीज ठीक हो चुके हैं और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,000 से ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर 62.6% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 27,497 लोगों की मौत हो गई है। भारत विश्व में न्यूनतम मृत्युदर वाले देशों में प्रमुख रूप से शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर चिकित्सा इंतजामों की बदौलत भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्युदर बाकी देशों की तुलना में कम है। ये 2.45% दर्ज की गई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,268 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी और 378 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाकों में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इन चारों थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी में बाहर से आने वाले या यहां से जाने वाले लोग निजी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को अपने पास परिचय पत्र रखना जरूरी है। लखनऊ में कोरोना मामलों में लापरवाही की मिल रही शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश आज CMO कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को तत्काल कोविड हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कई मरीजों की 5-5 दिन में रिपोर्ट आने और हॉस्पिटल में भर्ती होने में आ रही दिक्कतों की शिकायत मिली थी। हरदोई में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा जनता को जागरूक करने के लिए पूरे जनपद के सभी व्यापारी संगठनों ने जिला प्रशासन की स्वीकृति से 1 सप्ताह के लिए हरदोई में बाजार बंद करने का फैसला किया है। हरदोई में आज से 26 तारीख तक सभी दुकानें बंद रखकर व्यापारी संगठनों द्वारा जनता को ये बताया जाएगा कि बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बंदी के दौरान जिला प्रशासन स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम कर रहा है। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाकर मरीजों का हालचाल लेकर घर घर सर्वे कार्य की समीक्षा की जाएगी। हरदोई जिले में अभी तक 590 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 303 एक्टिव केस हैं, जबकि 280 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अभी तक जिले में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। इस स्वायोजित बाजारबंदी के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे मेडिकल स्टोर, दूध और सब्जी की दुकानें निर्धारित समय में खुलेंगी। ये बंदी जो है 20 तारीख से 26 तारीख तक इसीलिए की गई। सभी व्यापारिक संगठनों ने इसको किया है और इसमें दूध, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं को इस बंदी से बाहर रखा गया है। चित्रकूट में कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले कोरोना सर्वाइवरों का कहना है कि वो सरकार द्वारा कोरोना मरीजों को दी गई सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर अमर सैनी और शिक्षक शिवम द्विवेदी ने बताया कि जब पता चला कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं तो थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन चिकित्सकों ने हौसला बढ़ाया। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां हमारे खाने पीने, रहने की अच्छी व्यवस्था थी। कुछ दवाएं भी दी जाती थीं। 12 दिनों बाद हमारी रिपोर्ट निगेटिव आ गई और हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहां से घर आने के बाद हम 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहे और अब सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नियमित रूप से काम पर जाते हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। सभी लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहें। हमने 18 को सैंपलिंग करवाई और 21 को रिपोर्ट आई और पॉजिटिव थी। उसके बाद यहाँ से सेंटर जाना हुआ
और 12 दिन वहाँ रहे। वहाँ पे खाना पीना और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ थी, 3 बार बीपी और SpO2 ऑक्सीमीटर के थ्रू और ये सारा सब चेकअप होता था प्रॉपर। और खाने के पहले और बाद की सारी दवाएं आती थी, तो बस उन्हीं को खा कर और वही रूटीन था, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और किसी से मिलना जुलना होता नहीं था, बराबर मास्क लगा कर रह रहे थे। और सुविधाएं वहाँ पे ठीक थी, बढ़िया सुविधाएं थी। मतलब खाना भी गर्म ही आता था और बाकी जो भी चीज़ें थी, जैसे एक टाइम सुबह फ्रूट्स वगैरह कुछ आ जाते थे, चना वगैरह और दूध हल्दी डला हुआ ऐसा रहता था। फिर लंच रहता था प्रॉपर, रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये, और फिर एक बार डिनर होता था रात में। सरकार को धन्यवाद देंगे। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट, और बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो रहा वहाँ पे बांदा में, तो मुझको तो एक भी समस्या नहीं हुई। वहाँ का मतलब डॉक्टरों का व्यवहार, स्टाफ नर्सों का व्यवहार वगैरह भी बहुत अच्छा था। सब लोग क्वारंटाइन थे, घर में क्वारंटाइन हुए। बाकी सब लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई घर की। बच्चे भर का था तो वो बांदा ले जाया गया और वहाँ 12 दिन जो है क्वारंटाइन रहा। उसके बाद निगेटिव जब रिपोर्ट आ गई तो घर वापस आ गया। हम सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। घर में ही हम लोग क्वारंटाइन रहे। सावधानी के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन लगभग 2 बार 3 बार काढ़ा पिए, जिसमें तुलसी, अदरक और दालचीनी है, इसका काढ़ा अवश्य लें। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध पिए, दूध में हल्दी डाल के उसको पिए। मेरठ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेरठ शहर और ग्रामीण इलाकों में व्यवहार परिवर्तन संचार प्रचार अभियान शुरू किया गया है। अभियान का शुभारंभ मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन भारत में इसके लिए जो प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं वो बहुत सराहनीय हैं। हम सबको इस बीमारी से बचने के लिए सरकार द्वारा बताई गई नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो घर पर ही रहें, घरों से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शिवानंद पांडे ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ये अभियान मेरठ जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा। लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के उपाय बताए जाएंगे। प्रचार अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। ये जो बीमारी है इससे बचने के केवल यही उपाय हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, त्रस्त किया हुआ है, इसकी अभी तक भी कोई वैक्सीन नहीं निकली है। हालांकि सब वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हमारे देश में भी लगे हुए हैं, अन्य देशों में भी लगे हुए हैं, और अब इसके साथ जिंदगी भी चलानी है, जो आर्थिक गतिविधियां वो भी चलनी है। तो ऐसे में सरकार जहां अनेक प्रकार के उपाय कर रही है, लोगों की पहचान करने की, कौन कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी जांच की, अस्पतालों की, इलाज की, वहीं पर अपनी सुरक्षा के लिए खुद एक अनुशासन का हमें लंबे समय तक पालन करना पड़ेगा, जिसमें खास तौर से दूरी बनाए रखना, 2 मीटर की दूरी हो, 6 फीट की दूरी हो कम से कम, चेहरे पर मास्क हो, बहुत ज़रूरी हो तब बाहर निकले, संभव हो तो फ़ोन से बात करें, काम करें, और इसी प्रकार से अपने हाथ जो सैनिटाइज करते रहें। घर में भी यदि आप हैं तो 20 सेकंड का जैसे बताया गया, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। कोविड-19 के बारे में मेरठ के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और मुख्य उद्देश्य है इसका व्यवहार परिवर्तन लोगों का, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मेरठ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन दिल्ली और सूचना प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हमारा मुख्य ध्यान 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का जो नारा है उसको लोगों में एक व्यक्ति तक उसको पहुंचा देना। दूसरा है सैनिटाइजर का प्रयोग, बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग, यानी हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं। सैनिटाइजर का संबंध हैंड हाइजीन से है
और दूसरा बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना, जिससे खांसते और छींकते समय जो कफ एटिकेट्स हैं उसका संदेश हमारे सब लोगों में, मेरठ के सब लोगों में पहुंच जाए और सभी लोग इन तीनों चीज़ों का, कफ एटिकेट्स का, हैंड हाइजीन का और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करेंगे तो यह महामारी जो इन्फेक्शन है उसको रोकने में हम कामयाब हो पाएंगे। यह हमारी कोशिश है। पूरी दुनिया में जहां कोरोना की दहशत है, वहीं भारत में भी ये महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। लेकिन सरकार के प्रयासों और जन जागरूकता के कार्यों से जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर रहने के कारण भी भारत में अब भी कोरोना की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर है और यहाँ कोरोना अभी भी काबू में है। ये बातें वाराणसी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक राज कपूर ने अपने आवास पर दूरदर्शन से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। सरकार द्वारा सुझाए रास्ते पर अगर जनता चले और मास्क लगाए, सामाजिक दूरी बनाए और बराबर हाथों को धोते रहें तो हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। उनके छोटे भाई नरेश ने बताया कि सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत देश में कोरोना रौद्र रूप नहीं ले पाया और यहाँ पर अन्य देशों की अपेक्षा ठीक होने की दर अधिक है और मृत्यु दर भी दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है, जो कि सरकार के द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की वजह से ही संभव हो पा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं रहा हूं और भारत के आज़ादी के वक्त 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो बहुत बड़ा एक आंदोलन था, पूरी आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। जितना भी जनसंख्या जितना देखा जाए हमारे भारत में है और जिस तरह से विदेशों में कोरोना फैल रहा है उसके तुलना में हमारे देश में बहुत कम हो गया है इसका रेशियो और कम होते ही चला जा रहा है और मृत्यु दर भी पहले से बहुत कम हो गया है। यानी कि सरकार का जो कदम उठाया गया था कि सोशल डिस्टेंस को बना के रखना है और आपको समय समय पर अपना हाथ धोना है और दूरियां बना के रखना है, कम से कम घर से बाहर निकले। कोविड-19 से संक्रमित मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। लखनऊ के केजीएमयू में एक मरीज की इससे जान बची भी है। अब तक हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अपना प्लाज्मा दान करने से कतरा रहे हैं, जिससे गंभीर कोरोना के मरीजों की जान बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग केजीएमयू की प्रमुख डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने अपील की है कि जो कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं वो प्लाज्मा दान जरूर करें ताकि दूसरे संक्रमितों का इलाज आसानी से हो सके। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा दान करने के बाद इंसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आपको सबको पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में फैली हुई है, क्या पूरे संसार में फैली हुई है और आज तक हम इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बन पाई है और ना ही इसके अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट आ पाया है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज WHO ने रिलीज़ किया है, प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल होप है जिससे थोड़े मरीज़ ठीक होने की आशंका है और हो भी रहे हैं। तो इसलिए हम ये बीमारी शायद ये जो प्लाज्मा हम लोग देते हैं ये ऐसे मरीज़ों के लिए जीवनदायिनी हो रहा है जिनकी वजह से बहुत सारे कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन आपने सोचा कि प्लाज्मा कहाँ से आएगा? आप और हम जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं वो प्लाज्मा नहीं दे सकते। वो प्लाज्मा मात्र वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और सौभाग्यशाली रहे और बिल्कुल ठीक हो गए और ठीक होने के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही वो प्लाज्मा देने के सक्षम हैं। और ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि आइए प्लाज्मा दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। जो कोई भी ऐसा मरीज जो कोरोना से ग्रसित है और उसके अगेंस्ट उसका वायरस है और उस वायरस के अंदर कोरोना की एंटीजन है या एंटीबॉडी अगर हम उसको दे देते हैं तो वो उसको उसकी एंटीजन को मार के उसको कोरोना संक्रमण से निजात दिला सकती है। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बरेली में भी दस्तक दे दी है। इसके बाद ग्रामीणों में टिड्डी को लेकर खौफ कायम हो गया है। बरेली में जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर बहेड़ी के गांव में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। करोड़ों की संख्या में टिड्डियों ने बहेड़ी पहुंचकर कई गांवों में दहशत फैलाने का काम किया। गरीबपुरा, नजरगंज और परोही में टिड्डियों का दल खेतों में खड़ी फसलों में जैसे ही बैठा, उसी दौरान ग्रामीणों ने पीपे, थाली और घंटे बजाकर टिड्डियों को खेतों से भगाने में तत्परता दिखाई। वहीं कृषि विभाग भी टिड्डियों पर काबू करने के लिए ड्रोन कैमरे और फायर ब्रिगेड
की गाड़ी से पेड़ों और फसलों पर छिड़काव करा रहा है। किसानों का कहना है कि टिड्डियों के हमले को लेकर सभी ग्रामीण पहले से सचेत हो गए थे, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। वहीं जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली गई थी, जिससे हालात को काबू कर लिया गया है। निर्देश जारी कर दिए थे, हमने अलर्ट जारी कर दिया था, आप लोगों ने को ज्ञात भी होगा, हमने अलर्ट जारी कर दिया था किसानों को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, गन्ना विभाग को, एसडीएम्स को, सबको एक्टिवेट कर दिया था हम लोगों ने। पूरी हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, गन्ना विभाग की गाड़ी लगी है, चीनी मिल की गाड़ी लगी है और हम लोग केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। उसमें से मुस्तैदी के साथ उसको हम लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। साहब ने पीपा बजा के भगाया है। कितनी तादाद में थी? अरे बहुत तादाद में थी। थाली बजाई, पीपे बजाए, उसके बाद में वो भागी। क्या कोई नुकसान किया? हमीरपुर कस्बे के मध्य ऊंचाई वाले इलाके में यमुना किनारे बना प्राचीन सिंह महेश्वर मंदिर के निर्माण और इतिहास आज तक उजागर नहीं हो सका है। गुप्तकालीन मंदिर और मठों की तर्ज पर पत्थर के शिलापटों से बने इस मंदिर को भी गुप्तकालीन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भारी भरकम शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लगा है, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लोगों का ये भी दावा है कि मंदिर का शिवलिंग हर वर्ष एक चावल जितना लंबा और मोटा हो रहा है। इसकी प्रामाणिकता की परख शिवरात्रि पर की जाती है। शिवरात्रि के मौके पर होने वाले शिव विवाह में शिवलिंग पर चढ़ने वाला जनेऊ हर वर्ष छोटा पड़ जाता है। शिव मंदिर का रखरखाव समिति करती है। श्रावण महीने में यहाँ पूजा अर्चन करने वालों का तांता लगा रहता है और प्रत्येक श्रावण सोमवार को मंदिर में रुद्र अभिषेक किया जाता है। सावन के सोमवार को भक्तों के दर्शन के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। हर जगह बैरिकेडिंग और पुलिस का पहरा लगा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को मास्क पहन के जलाभिषेक करना अनिवार्य किया गया है। गोला बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। मंदिर समिति प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर रही है। महेश्वर मंदिर ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है जो अति प्राचीन है और इसके मान्यता ये है कि यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनकी सबकी पूरी होती है। और पिछले सोमवारों की अपेक्षा इस बार इसलिए भीड़ कम है। हज़ारों की संख्या पहले रहती थी। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक कोरोना का मरीज निकल आया पॉजिटिव, इसलिए आज भक्तों की भीड़ कम है। ये इसकी बहुत पुरानी मान्यता है। ये बहुत पुराने विशाल मंदिर है पुराना और इसमें भक्त बहुत दूर से और बड़ी बड़ी लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये समय भगवान लॉकडाउन भी कर दिया है लोग योगी मोदी ने, और इसमें भक्त आते हैं कि 2-2 करके दर्शन मेला भी करते हैं और दर्शन मेला करके वापस चले भी जाते हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। पीएम मोदी ने देश के 200 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम लॉन्च करने में आईबीएम की भूमिका की सराहना। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार देगी होम आइसोलेशन की अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परिवारों को होम आइसोलेशन की शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू। लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। 18 से लेकर 55 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं शामिल। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लागू। लापरवाही की शिकायतों पर लखनऊ जिलाधिकारी पहुंचे सीएमओ कार्यालय। कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
Munni, Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in Zone 5 at sill level also, fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA.